So welcome to today's class of class 12th Commerce Business Studies, and we are continuing with unit 11, that is marketing management, and today we will discuss about the functions of marketing management. So let us start with functions of marketing management. I am Tej Kumar Bharadwaj, PGT Commerce at KVSECL Dhanpuri. So one by one we will discuss about functions of marketing. In previous lesson we have already understood that marketing is a very wide term. Marketing is different from selling, and it is a very wide term. It includes many other functions other than selling. Selling is merely one function of marketing. बेचना विपणन का केवल एक कार्य है. इसके अलावा और बहुत सारे फंक्शंस हैं जो मार्केटियर को करने होते हैं. सो इट इज़ अ इंटीग्रेटेड सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़. इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म. What all functions are performed in the marketing? Let us discuss them one by one. So first function is gathering and analyzing the market information. Dear students, in first book we have already studied that planning is the first function of management. So in marketing also, very first step is gathering and analyzing the market information so that market planning can be done. कुछ भी मार्केट में इवन प्रोडक्ट बनाने से पहले, मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले, मार्केटियर को पहले अपने कस्टमर्स का टेस्ट जानना होता है. ऐसा उनको पता लगाना होता है कि कस्टमर्स की हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनकी नीड और वांट्स को ठीक ठीक जज करना, उसके अनुसार अपने कोई भी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना. आप लोगों ने कई बार ये नोटिस किया होगा कि किसी भी प्रोडक्ट में आप यूज़ कर रहे थे, उसको 5 महीने 6 महीने तक आपने यूज़ किया, 1 साल तक यूज़ किया, एंड यू आर फीलिंग कि इसमें अगर ये फीचर और होता तो ठीक रहता. एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको पता लगता है अचानक कि मार्केट में वो फीचर उस प्रोडक्ट के अंदर वो फीचर ऐड कर दिया गया है. तो वो जो प्रोड्यूसर है, वो जो मार्केटियर है, उसको कैसे पता चला, उस कंपनी को कैसे पता चला कि हमें ये चेंज करना है? उन्होंने आपके जैसे बहुत सारे कस्टमर्स से एक सर्वे किया, उनके टेस्ट जानने की कोशिश की, उनके कंप्लेंट्स जानने की कोशिश की, उनसे फीडबैक लिया और उसके अनुसार अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया. So gathering and analyzing the market information is the very first function of marketing. It is required for product planning, development. Customers need to be identified. आप भी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग कस्टमर्स को ध्यान में रख के लॉन्च की जाती हैं. टारगेटेड कस्टमर्स की रेंज अलग होती है. अब जैसे अगर मैं बात करूं तो जो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके किसी काम के नहीं हैं, लेकिन जो मदर हैं जिनके यहाँ अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए वो प्रोडक्ट काम का है. लाइकवाइज फैशन के जो गारमेंट्स और या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या स्टेशनरी आइटम्स हैं, वो सब आपके मतलब की चीज़ें हैं, आपकी एज ग्रुप की. तो आपको ध्यान में रख के कि व्हाट एग्जैक्टली अवर टीनेजर्स वांट, उस हिसाब से डिज़ाइन किए जाते हैं. सो आई होप ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं और उस इन्फॉर्मेशन में टेस्ट कस्टमर्स का कैसा है, कस्टमर्स हमसे ये प्रोडक्ट किस प्राइस रेंज पे चाहते हैं, वो हमें होम डिलीवरी चाहते हैं या हमारे शॉप से आके परचेस कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं. सो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन इज़ द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. Second is market planning. Planning means to decide in advance what to do, how to do, when to do, who will do, and like that. In marketing also, what to be introduced, which product to be introduced, at what price, what will be the channel of distribution, how it will be promoted, it will be celebrity advertising or what after sales services are to be provided, what kind of feedback to be taken from the customers. All activities are planned in market planning.
It is a very wide range of activities. SWOT analysis is one of the very important part of market planning, in which we find out our product's strength, our company's strength, our company's weaknesses, what are the opportunities that our company can grab, and what are the threats, for example competitors or any other legal regulations. सो मार्केट प्लानिंग करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है. हमारे प्रोडक्ट क्या हैं, कस्टमर्स हमसे किस रेंज पे चाहेंगे, किस प्राइस रेंज पे चाहेंगे, वो होम डिलीवरी चाहते हैं, हमारे शॉप से आके ले सकते हैं. इसके अलावा ऑलरेडी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ने कैसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रखे हैं, उनकी डिमांड कैसी है, उनमें क्या कमियां हैं जिनको हम इम्प्रूव करके एक अपॉर्चुनिटी के रूप में हम अपने आगे ग्रैब कर सकते हैं. सो दिस इज़ मार्केट प्लानिंग. दिस इज़ द सेकेंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. एक बार जब हम प्लानिंग कर लेते हैं उसके बाद हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, हम क्या ऑफ़र करेंगे. जब हमने पिछले वीडियो में बात की थी क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग्स, तो वो जो ऑफरिंग्स हैं वो ऑफरिंग्स एक प्रोडक्ट के रूप में होती हैं. एंड प्रोडक्ट कैन बी अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़, एंड प्रोडक्ट अपने आप में एक बहुत वाइड टर्म है, क्योंकि एक मार्केटियर जब मार्केट में आता है तो उसके पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसे ध्यान देना होता है वो क्या ऑफ़र करूं पे देना होता है. व्हाट टू ऑफ़र, मेरे प्रोडक्ट में क्या फीचर्स होंगे, क्या साइज़, क्या शेप, क्या खुशबू होगी, कैसी पैकिंग होगी, क्या ब्रांडिंग, क्या लेबलिंग, क्या पैकेजिंग में करूँगा. इसके अलावा उसका क्वांटिटी और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं. फ्रेगरेंस उसकी कैसी होगी, कलर कैसा होगा, वेट हम कितना रखेंगे, ग्रेडिंग हम क्या क्या रखेंगे, कौन कौन से ग्रेड के प्रोडक्ट्स होंगे. तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें अपने प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं. यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिए, हर मार्केटियर एक यूएसपी क्रिएट करने की कोशिश करता है. यूएसपी से मेरा मतलब है यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, कि ये फीचर एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, हमारे मार्केट में किसी कॉम्पिटिटर्स के पास ये फीचर हमारे प्रोडक्ट जैसा नहीं है, इसलिए आप आइए और हमारा प्रोडक्ट परचेज कीजिए. कोई तो बात है जो इतने सारे मोबाइल फ़ोन्स आने के बावजूद मार्केट में एप्पल की अपनी एक स्टैंडिंग है, उसका जो वैल्यू है उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर पाता. कुछ तो बात होगी, तो वो जो कुछ बात है वो उसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं: साइज़, डिज़ाइन, नेम, प्राइस, यूजेस, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, पैकेजिंग, मल्टी यूटिलिटी एंड मैनी अदर फीचर्स. सो व्हाट इज़ टू बी ऑफर्ड, अपने कस्टमर्स की यूटिलिटीज़ को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम उसे क्या ऑफ़र करेंगे, दैट फंक्शन इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट. आफ्टर दैट व्हेन द प्रोडक्ट हैज़ बीन डेवलप्ड, हमारा प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद हम आते हैं उसके स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग पे. ये भी मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ हों या किसी और जगह पे हों, उनमें यूनिफॉर्मिटी हो. क्या आप जानते हैं कि आप अपनी बाइक की सर्विस ऑल ओवर इंडिया कहीं भी, फॉर एग्जांपल आपके पास होंडा की बाइक है, आप होंडा की बाइक को किसी भी देश के किसी भी शोरूम में या सर्विस सेंटर पर जाके आप उसकी रिपेयरिंग करवा सकते हैं. आप उसके अंदर कोई भी पार्ट रिप्लेस करवा सकते हैं जो डैमेज हो गया है. और ऐसा आप क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ऑल द फीचर्स, ऑल द प्रोडक्ट्स मेड बाय होंडा कंपनी आर यूनिफॉर्म, आर स्टैंडर्डाइज्ड. तो आप कहीं पे भी आप रिप्लेसेबिलिटी जो होती है वो हमारी स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से आती है. तो स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स क्रिएटिंग यूनिफॉर्मिटी इन फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, एंड देन कम्स ग्रेडिंग. व्हाट इज ग्रेडिंग? ग्रेडिंग में आप भी जानते होंगे कि जब एक फल वाला एक फल की पेटी खोलता है तो उसमें जो सबसे अच्छे वाले फल हैं, फॉर एग्जांपल सेब, उनको एक जगह रखता है और उनका प्राइस रखता है सबसे ज़्यादा. हल्का सा जो थोड़े से ख़राब क्वालिटी के या थोड़े साइज़ में टेढ़े मेढ़े या थोड़े उनके ऊपर कोई तरह का दाग है, उनको वो अलग लॉट पे रखता है और मार्केट में थोड़ा सा नीचे दाम में उनको बेचता है. ऐसे ही जो तीसरी ग्रेडिंग है वो उनमें जो बिल्कुल ख़राब, उनको किसी भी रेट पे कि सारे के सारे आप इतने रुपए में ले जाओ, इस तरह से. तो दैट काइंड ऑफ सेग्रीगेशन इज़ कॉल्ड ग्रेडिंग. आपने देखा होगा कि पेप्सी को आप कितने तरह की पैकिंग में देखते हैं.
200 ml, 250 ml और 300 ml, 330 ml, 500 ml, 600 ml, 650 ml, इतनी सारी हमने उसकी ग्रेडिंग कर रखी है। इसके अलावा हमने उसमें डाइट कोक बना रखा है या डाइट पेप्सी बना रखी है, और अलग अलग उसके कलर हम लोगों ने बना रखे हैं। सो इस तरह से जो ग्रेडिंग है, क्या आप जानते हैं एक ही कंपनी, सेम कंपनी दैट इज जेके, वो मेल टॉलरीज बनाती है, और मेल टॉलरीज बनाने के लिए उन्होंने दो अलग अलग ब्रांड का यूज़ किया हुआ है। पहला है पार्क एवेन्यू और दूसरा है प्रीमियम। आप समझिए, दोनों ही जेके कंपनी के ब्रांड हैं, दोनों सेम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। जैसे आदमी लोगों की शेविंग वगैरह की जो किट हैं, शेविंग फोम, शेविंग क्रीम्स, ब्रश, इस तरह की चीज़ें वो बनाते हैं। सेम प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं लेकिन अलग अलग प्राइस रेंज पे। और ऐसा क्यों हो रहा है? हम ग्रेडिंग करते हैं। जो हमारे हाई एंड कस्टमर्स हैं, जो लोग महंगा खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए हम थोड़ा महंगी रेंज के प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट इज़ पार्क एवेन्यू। और जो लोग हल्का थोड़ा सा उसको सस्ते में खरीदना चाहते हैं, उनके लिए थोड़े से फीचर्स चेंज करके और हम उसी चीज़ को हम एक लोअर रेंज में हम ऑफर करेंगे। सो दैट काइंड ऑफ सेग्रीगेशन इज कॉल्ड ग्रेडिंग। अलग अलग ग्रेड में अलग अलग स्टैंडर्डाइजेशन के ग्रेडिंग करना। जो अगला फीचर है वो है पैकेजिंग और लेबलिंग। पैकेजिंग और लेबलिंग की बात हम डिटेल में करेंगे जब हम प्रोडक्ट मिक्स को पढ़ेंगे, और इसके ऊपर बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, पैकेजिंग का मतलब है टू रैप द प्रोडक्ट इन अ कंटेनर, टू पुट द प्रोडक्ट इनटू अ कंटेनर। और जो हम पैकेजिंग करते हैं, एक तो पैकिंग और पैकेजिंग में फ़र्क समझिए। पैकिंग का मतलब है सिंपली रैपिंग अप द प्रोडक्ट, किसी चीज़ को बस रैप कर देना, एक किसी पैकेज या कंटेनर में डाल देना। लेकिन पैकेजिंग का मतलब है पैकिंग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोडक्ट। आपने देखा आपके घर पे जो टीवी जब आती है तो अंदर थर्मोकॉल की शीट्स लगी रहती हैं, और उस बाहर कंटेनर जो रहता है उसका कार्डबोर्ड का, उसके ऊपर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस इसीलिए बनाए जाते हैं कि प्रोडक्ट को डैमेज ना हो। अंदर जो हमने थर्मोकॉल शीट रखी है वो इसीलिए रखी है कि प्रोडक्ट को कोई डैमेज ना हो। तो वो जो प्रोडक्ट के ज़रूरत के हिसाब से पैकिंग करना है उसको हम बोलते हैं पैकेजिंग। सो पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और आप भी जानते हैं कि पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली इन सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट बट ऑल्सो इट हेल्प्स इन easy use of the product, and it also helps in doing the advertisement और branding of the product। उस पैकिंग के ऊपर important informations को लिखना is called labeling, providing the useful information on the packaging, on the outside the product. What kind of information you have seen on the packets? It may be about quality, size, price, manufacturing date, expiry date, and directions for use, any sales promotion scheme, name of the manufacturer, and net weight, gross weight, barcode. Many such information are there on the labels. So remember student, packaging is called silent salesman, यानी पैकेजिंग और लेबलिंग मिलाकर के साइलेंट सेल्समैन का भी काम करते हैं हमारे लिए, और वो बिना बोले बहुत सारी एडवर्टीजमेंट हमारे लिए कर देते हैं। आप भी तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सिर्फ उनकी पैकिंग से अट्रैक्ट होकर खरीदते होंगे, चमकदार पैकेजिंग। देन वी कम टू ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इसको अलग से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लीजिए। और ब्रांडिंग का मतलब, अगर मैं बहुत आसान भाषा में बोलूं, अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग करने के लिए कोई भी एफर्ट जब हम करते हैं, इसको ब्रांडिंग बोलते हैं। सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पूरे प्रोडक्ट्स की भीड़ में मेरा प्रोडक्ट औरों से अलग नज़र आए। जब कस्टमर मॉल में आए तो मेरा प्रोडक्ट उसे दूर से दिखाई पड़ जाए, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं ब्रांडिंग। इंडिया में दो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड्स हैं वो आप भी जानते हैं, एक है कोका कोला, दूसरे हैं थम्स अप।
कभी आपने उनकी पैकिंग पे गौर किया है? पेप्सी ने ब्लू कलर लिया है और कोका कोला ने रेड कलर। जो उनका पैकिंग का कलर है बाहर, वो दो डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स। तो जहां पेप्सी के पैकिंग में ब्लू कलर की मात्रा ज़्यादा रहती है, कोका कोला में रेड कलर, तो मिक्स होने का, कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है। ब्रांड में बेटा कोई भी तरह से, कोई किसी भी तरह का कोई सिंबल, कोई साइन, कोई स्पेशल लोगो, कोई डिज़ाइन, कोई कॉम्बिनेशन, यहाँ तक कि म्यूज़िक पीस भी इंक्लूड किया जा सकता है। अगर आपने कभी इंटेल का म्यूज़िक पीस सुना हो, इंटेल, तो अभी आपके माइंड में स्ट्राइक किया होगा। आप दूर से भी कहीं सुनते होंगे इंटेल का म्यूज़िक पीस, आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा कि यहाँ पे इंटेल की बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो रिडल्स हैं, उनके जो बहुत प्यारे प्यारे राइम्स हैं, वो हमें बहुत पसंद आते हैं। जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, तो आप सुनते ही समझ जाते हैं कि यहाँ कौन से प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है ना? तो ब्रांडिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट को एक अलग पहचान देना, जिससे वो दूसरों से अलग दिखे। दो तरह की ब्रांडिंग होती है। एक होती है ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग। ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग का मतलब है ऑल द प्रोडक्ट्स विल हैव कॉमन ब्रांड नेम। आप आंखों के सामने जो देख पा रहे होंगे, सैमसंग का कैमरा, सैमसंग के मोबाइल फ़ोन, सैमसंग का लैपटॉप, सैमसंग का टैब, सैमसंग का स्मार्ट वॉच, सैमसंग के स्टाइलस, सैमसंग का स्मार्ट टीवी, और इसके अलावा सैमसंग की वॉशिंग मशीन एंड मैनी अदर सच प्रोडक्ट्स मे बी देयर, बट दे ऑल आर बीइंग सोल्ड अंडर द कॉमन ब्रांड नेम दैट इज सैमसंग। एंड देयर इज सेपरेट फैमिली नेम। सेपरेट फैमिली नेम, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम तैयार करना। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में एक सोप है लक्स, एक है डव, एक है रिन, एक है ताज़ा चाय, सबके ब्रांड नेम अलग अलग हैं, कंपनी एक है। यहाँ कंपनी एक है और कंपनी ने अपने नाम को ही ब्रांड बनाया हुआ है, जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ब्रांडिंग की हुई है। देन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। जब हमारी सेलिंग हो जाती है और हमारा कस्टमर हमारे यहाँ से अपने पेमेंट करके अपने प्रोडक्ट को लेकर के या सर्विसेज को लेकर चला जाता है, उसके बाद ये जानना कि हमारे कस्टमर हमारी सेवाओं से संतुष्ट हैं या नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट दे सकते हैं, इज कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। Nowadays this customer support service has become very very important because marketing is nowadays very prominent. अभी मार्केटिंग का टाइम है। मार्केटिंग में कस्टमर इज़ द किंग। हमें ये कोशिश रहती है कि कस्टमर हमसे सेटिस्फाइड हो। हम हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं, आपने भी जब कोई प्रोडक्ट ख़रीदा होगा फ्लिपकार्ट से या कहीं से, तुरंत आपके पास आपकी ईमेल पे एक फीडबैक का फॉर्म ज़रूर आता है कि आप हमसे बताइए आप हमसे संतुष्ट हैं या नहीं। संतुष्ट नहीं है तो क्या हमसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, हम क्या चेंज कर सकते हैं आपके लिए। So this kind of customer support services are very important function for any marketeer. इसमें इंक्लूड होती हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, जैसे बाइक को हम सर्विस कराने जाते हैं, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेंट है तो आपकी तुरंत सुन के उसको दूर करना, क्रेडिट सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विसेज, टेक्निकल हेल्प और कस्टमर इंफॉर्मेशन। अगर आपका मोबाइल का सिम लॉक हो जाए तो आप PUK कोड के लिए आप तुरंत किसको कॉल करते हैं, कस्टमर सपोर्ट सेंटर को, और वो तुरंत आपको हेल्प करते हैं, दैट इज़ टेक्निकल सर्विस एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, कीमतें तय करना किसी भी प्रोडक्ट की। ये बात आप भी जानते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद उसकी कीमतें उसकी सेल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यानी आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा, इस बात के लिए प्राइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। 1991 में जब LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई, तो कोका कोला, जिसको इंडिया से बाहर जाना पड़ा था किन्हीं कारणों से, वो वापस इंडिया में आई ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से। उस समय पे पेप्सी 7 रुपये में
250 ml की कोल्ड ड्रिंक सर्व करती थी। कंपटीशन के लिए कोका कोला ने 300 ml की बॉटल रेड कलर में लॉन्च की एंड जस्ट फॉर ₹5। मजबूरन सेल को देखते हुए पेप्सी को भी अपने प्राइस डाउन करने पड़े। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जियो ने मार्केट में एक अजीब सा प्राइस वॉर छेड़ दिया था जब उन्होंने अपनी सिम फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की और पर डे 4 GB डेटा ऑफर किया विदाउट चार्जिंग एनी प्राइस। बाकी कंपनियों के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन खड़ा हो गया। तो प्राइस किस हद तक इम्पॉर्टेंट हो सकता है एक मार्केटियर के लिए, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। हमारे यहाँ भी एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट इज़ जनरली आस्क्ड डायरेक्टली विदाउट एनी केस स्टडी फॉर 5 मार्क्स, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। और किसी भी चीज़ की कीमतें तय करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनको आने वाले वीडियोस में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा और ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट फंक्शन फॉर अ मार्केटियर इज प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब है अपने सेल, अपने प्रोडक्ट को, उसके फीचर्स को और उसकी जो यूटिलिटी है उसको अपने कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना और उनको इस तरीके से मोटिवेट करना कि वो आपके प्रोडक्ट्स को न सिर्फ परचेज़ करें बल्कि औरों को भी मोटिवेट करें उसे परचेज़ करने के लिए। उनके अंदर एक ऐसा स्टिमुलाई क्रिएट करना जिससे कि वो आपके प्रोडक्ट्स को हैप्पीली परचेज़ करें। तो इसके लिए जो भी एफर्ट्स हम अपनाते हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड इन प्रमोशन। और हमारे यहाँ सिलेबस में जो प्रमोशन में इंक्लूड किया जाता है वो है एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। इन चारों में क्या फ़र्क है, अब तक आप इनको एक ही समझते होंगे, लेकिन ये कैसे अलग हैं इनकी बात हम करेंगे आने वाले अपने वीडियोज़ में। देन फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इसमें हम उन सब डिसीजंस को इंक्लूड करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से अपने कस्टमर तक पहुंचने में मदद करते हैं। यानी कि हमारे प्रोडक्ट, हमारी सेवाएं, हमारी सर्विसेज मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक कौन से चैनल से कैसे पहुंचेंगी, इसमें जो डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं उसे हम बोलते हैं फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत तरह के चैनल्स हैं। क्लास 11th में भी आप लोगों ने रिटेल ट्रेड के अंदर पढ़ा था, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। जब मैन्युफैक्चरर सीधा अपने कस्टमर्स को चीज़ें सेल करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, इसको हम डायरेक्ट चैनल या ज़ीरो लेवल चैनल बोलते हैं। लेकिन जब हम मीडिएटर्स की मदद लेते हैं, मिडिलमैन की मदद लेते हैं, तो इनको हम इनडायरेक्ट चैनल बोलते हैं और उसमें 1 लेवल, 2 लेवल और 3 लेवल चैनल्स हमारे रहते हैं। सो फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और ट्रांसपोर्टेशन का और स्टोरेज का वेयर हाउसिंग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आप भी जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट्स अ वेरी important utility that is called as place utility। कोई भी चीज़ें और सेवाएं एक जगह पे प्रोड्यूस की जा रही हैं लेकिन उसको हमारे पूरे देश भर में या विदेशों में भी लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो यूटिलिटी क्रिएट हमने की है दैट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी। और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बहुत तरह के होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, सी ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। और एक व्यापारी के लिए ट्रांसपोर्टेशन की क्या इम्पोर्टेंस है ये आप अच्छे से समझते हैं। सो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग में वही डिफरेंस है जो पैकिंग और पैकेजिंग में है। स्टोरिंग का मतलब है कि बिना कोई केयर किए चीज़ों को किसी एक गोडाउन में या कहीं किसी एक स्टोरेज प्लेस पर रख देना। लेकिन वेयर हाउसिंग का मतलब है चीज़ों को उनकी केयर करते हुए उनकी नीड के हिसाब से स्टोर करना। जैसे अगर कोई जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें हैं तो उनको हम कोल्ड स्टोरेज में अपने यहाँ स्टोर करते हैं। तो वो जो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करना है वो क्यों, ताकि चीज़ें ख़राब ना हो जाएं, तो हम उन्हें स्टोरेज ना कह के वेयर हाउस कह लेते हैं। सो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। कैसे टाइम यूटिलिटी? थिंग्स बीइंग प्रोड्यूस्ड एट वन पर्टिकुलर period of time
आर बीइंग कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ईयर। एक समय पे चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही हैं लेकिन उसको हम कभी भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो इस तरह की जो यूटिलिटी क्रिएट होती है वो है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग की मदद से, और उसे हम कहते हैं टाइम यूटिलिटी। सो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग आर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अगले वीडियोज़ में हम बात करेंगे बच्चों मार्केटिंग मैनेजमेंट की फ़िलॉसफीज़ की, और कौन कौन सी फ़िलॉसफीज़ हैं और वो कैसे हमारे बिज़नेस में, मार्केटिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इसकी हम बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। थैंक यू।